नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों आज 6 फरवरी 2022 है। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज संडे है एंड आई एम श्योर आप अपना संडे जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम 31 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द वीक। तो चलिए बात करते हैं लिमिट्स ऑफ पावर के बारे में। द हिंदू का ये आर्टिकल है। आई एम श्योर हम सबका ये एक्सपीरियंस तो रहा ही है स्कूल में कि जब टीचर नहीं होते थे तो क्लासरूम में एक मॉनिटर हुआ करता था, और ये जो मॉनिटर हैं उनको कुछ पावर्स दिए गए थे कि क्लासरूम में टीचर नहीं है तो हर कोई जो है वो अपना अपना काम करे, पढ़ाई करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है, बातें कर रहा है, तो आप उनको एक दो बार बताएंगे कि भाई आप बातें मत करो, लेकिन फिर भी वो जो आपका क्लासमेट है वो बातें कर ही रहा है तो फिर मॉनिटर जो है वो उसको क्लास के बाहर भेज देगा ताकि क्लासरूम, बाकी का जो क्लासरूम है वो डिस्टर्ब ना हो। ऐसा ही समथिंग सिमिलर राइट, हमारी पार्लियामेंट में भी ऐसी सिस्टम है, और हमारी जो असेंबली है, स्टेट लेवल की जो असेंबली, तो उसमें भी इस प्रकार की सिस्टम या फिर इस प्रकार के रूल्स बनाए गए हैं। अब जस्ट इमेजिन के कोई बच्चा जो है वो एक बार बातचीत कर रहा था, आपने उसको दो तीन बार बताया लेकिन वो मिसबिहेव कर रहा है, तो फिर आप उसको कहेंगे कि भाई आप क्लास के बाहर निकल जाइए, लेकिन सिर्फ आज के लिए नहीं, पूरे साल के लिए आप क्लास के बाहर बैठेंगे। तो दैट इज नॉट फेयर, इजंट इट? वो आज बात कर रहा था, हो सकता है कि आज उसको पूरा दिन क्लास के बाहर रखा है, तो फिर वो कल से जो है वो मिसबिहेव नहीं करेगा। ऐसा ही हमारे जो एमपीज़ हैं, हमारे एमएलएज हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो महाराष्ट्र की असेंबली है, तो उनके स्पीकर जो हैं उन्होंने 12 ऐसे बीजेपी के एमएलएज को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। अब इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लिया है कि 1 साल के लिए जो आप सस्पेंड कर रहे हैं ये इलीगल हैं और इरेशनल भी है। इसका लॉजिक भी नहीं बनता है कुछ। इरेशनल यानी कि इलॉजिकल थिंग, रैशनल यानी कि लॉजिकल थिंग, तर्क। रैशनल मीन्स तर्क। अब हमारे देश का जो संविधान है उसमें एक सिस्टम दी गई है कि मान लीजिए कि कोई एक जगह जो है, मान लीजिए एक एमपी है या फिर एक एमएलए है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो सीट जो है वो खाली हो जाती है, वेकेंट हो जाती है। तो उस सीट को भरने के लिए 6 महीने का टाइम दिया होता है कि ये 6 महीनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर री इलेक्शन करवाएगा, और री इलेक्शन के माध्यम से इस सीट को हम 6 महीने के अंदर भर पाए। मीन्स इसको आपको फिलअप कर ही देना है, ये एक नियम है। 1 जनवरी की किसी को मृत्यु हो गई तो 1 जुलाई से पहले आपको ये सीट जो है वो फिल कर देनी है। तो अगर इसमें एक टाइम लिमिट रखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो है मृत्यु हो जाती है या फिर वो सीट किसी भी रीज़न से, कोई रेजिग्नेशन दे दिया और फिर वो सीट वैकेंट हो गई, तो 6 महीने के अंदर आपको उसको फिल कर देना है। तो फिर किसी का सस्पेंशन जो है वो 1 साल का या फिर 6 महीने से ज़्यादा कैसे हो सकता है। दूसरी चीज़, अगेन वो क्लासरूम की बात करते हैं कि वो आज वो शैतानी कर रहा है या फिर आज मिसबिहेव कर रहा है, तो उस बच्चे को आप पूरे साल के लिए थोड़ी निकालोगे। लेट्स से मैक्सिमम आप 1 हफ्ते तक निकालोगे या फिर उस पर्टिकुलर दिन तक निकालोगे। तो ये टाइम लिमिट का जो एक प्रिंसिपल है उसके बारे में भी यहाँ पर बात की है। द इफेक्ट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन कैनॉट ट्रावर्स का मतलब है पार करना या फिर लांघना, बियॉन्ड द सेशन इन विच द कोज एरोज। यानी कि आज अगर वो मिसबिहेव करें या फिर लेट्स से विंटर सेशन में उन्होंने मिसबिहेव किया, तो फिर पूरे विंटर सेशन के लिए आप उनको सस्पेंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो बजट सेशन आएगा उसके लिए फिर आप उनको बैन नहीं कर सकते। उसके बाद जो मॉनसून क्षेत्र आएगा तो उसके लिए आप उनको बैन नहीं कर सकते। पूरा साल जो है दैट्स नॉट लॉजिकल। इस पूरे सेशन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 हफ्तों के लिए या फिर पूरे सेशन के लिए आप उनको सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन पूरे साल के लिए सस्पेंड करना जो है वो इलीगल है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक स्टैंड है। और जो एग्जाम्पल्स हमने लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल देखा, ये वैकेंसी वाला 6 महीने के अंदर फुलफिल करना है, तो इसको अगर देखें, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो लगता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो परफेक्ट है। यहाँ पर द कोर्ट हैज sought to read the power of the house to suspend a member as essentially defensive or self-protective। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक जो हाउस है, एक पार्लियामेंट का, राज्यसभा या लोकसभा या फिर किसी भी राज्य के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो
इनके पास ये पावर होना एसेंशियल है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी मिसबिहेव करे फिर सेशंस ही ना चले। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ये पावर, किसी को सस्पेंड कर देना कुछ समय के लिए, ये पावर इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर इस पावर का उपयोग जो है वो आपको सही तरीके से, राइट, अगर आप किसी को दंड दे रहे हैं तो इसका एक तर्क भी उसके साथ होना चाहिए। Therefore, the suspension beyond the duration of session was illegal. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पूरे सेशन, विंटर सेशन है तो विंटर सेशन के लिए बैन कीजिए, उससे ज़्यादा अगर आप किसी को सस्पेंड कर रहे हैं तो वो इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट हैज टर्म्ड द 1 year सस्पेंशन एज प्यूनिटिव एक्शन वर्स देन एक्सपल्शन। प्यूनिटिव यानी कि दंडात्मक एक आप कार्यवाही कर रहे हैं, तो वो बहिष्करण जो है उस प्रकार से, मीन्स बहिष्करण से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है अगर आप किसी को 1 साल के लिए सस्पेंड करते हैं तो। Its reasoning is that if a member is expelled by a resolution of the House, the Election Commission is bound to hold by election within 6 months. ये थोड़ा आपके लिए समझना जो है वो इजी हो जाएगा। अब देखिए, एक और चीज़ है कि अगर जो पूरा हाउस है, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर वो किसी एक मेंबर को हटाना चाहते हैं तो एक रेजोल्यूशन पास होता है, एक प्रोसेस होती है और फिर उस मेंबर को हटाया जाता है कि भाई आप इस घर के सदस्य रहने के लिए लायक नहीं हैं फॉर वट एवर रीज़न। तो उसको अगर निकाला जाता है उस व्यक्ति को, और फिर जो वैकेंसी क्रिएट होती है, ऐसे भी वैकेंसी क्रिएट हो सकती हैं, तो इसकी भी टाइम लिमिट जो है वो 6 महीने की है। उसके अंदर आपको इलेक्शन कमीशन को री इलेक्शन करके उस वैकेंसी को भरना है, तो फिर आप सस्पेंड 1 साल के लिए कैसे कर सकते हैं, राइट। और एक रूल 53 है, रूल 53 ऑफ असेंबली, ये स्पीकर को जो है ये अलाउड है। स्पीकर जो है अगर कोई डिसऑर्डर कंडक्ट करता है, मॉनिटर की तरह स्पीकर जो है वो एक स्टैंड ले सकते हैं। और फिर सरकार ने इस पावर को हाईलाइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि देखिए, ये असेंबली के जो स्पीकर हैं वो तय करेंगे। ये रूल 53 ये कहता है कि ये स्पीकर तय करेंगे, इसमें फिर कोर्ट इसमें दखल अंदाजी जो है वो नहीं दे सकती। तो इसकी आर्ग्यूमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 212 जो है हमारे संविधान का, उसके हिसाब से अगर आपकी जो प्रोसेस है उसमें अगर कोई इरेगुलरिटी है, या फिर अगर आपकी प्रोसेस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं चल रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टैंड ले सकती हैं। और यहाँ पर एक और रिमाइंडर दिया है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ आप करेंगे तो फिर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें स्टेप इन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऐसे चुप बैठकर सारी चीज़ें एक स्पेक्टेटर की तरह देखती नहीं रहेगी, और यहाँ पर यही हुआ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, पेगासस रॉ। ये ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है। मोदी सरकार के ऊपर एक इल्ज़ाम है, और ये इल्ज़ाम जो है इसमें सरकार को क्लीन रहना पड़ेगा। मीन्स क्लीन इन द सेंस कि सरकार इसमें इन्वॉल्व ना हो, यही मोदी सरकार के लिए सही रहेगा। अब ये मैटर क्या है, पेगासस क्या है? पेगासस एक सॉफ्टवेयर है, ये एक इजरायली स्पाईवेयर है, राइट। और ये बताया जाता है कि मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 2017 में भारत सरकार ने इजराइल के साथ एक डील की थी। इसमें कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और इंटेलिजेंस गेयर जो है वो सरकार ने खरीदी। $2 बिलियन का ये पैकेज था, और इस पैकेज के अंदर ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो भी इन्वॉल्व था। इसमें मीन्स ये पूरे पैकेज में पेगासस भी हमें मिला, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहता है। अब मीडिया रिपोर्ट ये भी कहता है कि इस पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से बहुत सारी सरकारों ने पॉलिटिशियंस, ओपोनेंट्स, जर्नलिस्ट और दूसरे ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखी है। फॉर एग्जांपल, आपका जो व्हाट्सएप है, आपको लगता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, आप प्रोटेक्टेड है, लेकिन पेगासस के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं, आप जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर डालेंगे तो सरकार जो है वो देख पाएगी कि आपने किन किन लोगों के साथ क्या क्या बातें की हैं। आपके ऊपर एक नज़र रखी गई। अब इट ऑल्सो नीड्स टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट ऑन इंसिन्यूएशंस। आक्षेप जो लगा है कि ये जो डील है, पेगासस वाली जो डील हुई थी, या फिर एक $2 बिलियन की जो 2017 की डील है, इस डील में ऐसा भी किया गया था, लिखा नहीं जाता है, लेकिन इस डील में कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा गया था कि भाई यूनाइटेड नेशंस में जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैं, तो उसका ऑब्जर्वर स्टेटस पैलेस्टीनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को न मिले, इसके ऊपर भारत को वोट देना होगा। तो ऐसी कुछ डील हुई थी, ऐसे आक्षेप लगाए गए हैं। और भारत ने जून 2019 में
पैलेस्टीनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ये वोटिंग दिया, या फिर आप कह सकते हैं इजराइल के पक्ष में भारत ने वोट दिया। तो ये भी एक इल्ज़ाम जो है वो सरकार के ऊपर है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर ऐसी अगर चीज़ हो रही है कि आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, तो दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। आपकी प्राइवेसी भी वायोलेट हो रही है और ये इलीगल भी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर की एक इंडिपेंडेंट पैनल जो है वो तैयार की है। अब ये पैनल जो है वो इस चीज़ को स्टडी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आपको एक फ्री पास नहीं मिल सकता। आप किसी के ऊपर नज़र रख रहे हैं, पकड़े गए, फिर आपने कहा सर नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हम इस व्यक्ति के ऊपर नज़र रख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस। इट्स लाइक जब आप पकड़े जाते हैं तो हर बार यही कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि हर बार ये फ्री पास का इस्तेमाल नहीं हो सकता, और जुडिशरी जो है वैसे ए म्यूट स्पेक्टेटर के चुपचाप बैठकर जुडिशरी सारी चीज़ें देखती रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। पेगासस जो है इसको बनाती है एक कंपनी जिसका नाम है NSO ग्रुप। ये इजराइल की कंपनी है, और इस कंपनी का कहना यह है कि हम ये जो प्रोडक्ट है हमारा पेगासस, वो किसी भी प्राइवेट कंपनी को नहीं देंगे। आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो, अगर गूगल जाकर NSO को कहेगी कि भाई हमें ये पेगासस दे दीजिए, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे, तो NSO कह देगी नहीं। क्यों? NSO जो है ये गवर्नमेंट को ही ये चीज़ें बेचती हैं। तो इजराइल की गवर्नमेंट अगर कहे कि हाँ ये भारत को दे दो, तो फिर NSO दे देगी। अगर इजराइल की गवर्नमेंट कहे कि ये चाइना को दे दो, तो फिर ये पेगासस जो है वो दे देगी। उसके बदले में पेगासस को, ये NSO को पैसे मिलेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ जो ऐसे ही NSO ग्रुप जो है वो डील करता है, वो किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये चीज़ हाथ में नहीं देता है। अब टेररिस्ट के प्लॉट्स को अनलॉक करने के लिए, अनफोल्ड करने के लिए ये पेगासस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और ये अच्छा भी सॉफ्टवेयर है, इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर इसका इस्तेमाल सिटीजन्स के ऊपर नज़र रखने के लिए किया जाए तो ये इलीगल है। अब देखते हैं कि ये जो 3 मेंबर की इंडिपेंडेंट पैनल है वो क्या ढूंढ पाती है, और फिर क्या फाइनली मिलता है। और फिर देखते हैं कि फ़िलहाल जो मोदी सरकार है उनका कहना यह है कि हमने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया, हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, ये वो जो भी है वो फिर फ्यूचर में पता चल जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 1 साल से ये टॉपिक जो है वो कई बार न्यूज़ में रहता है। तो आज जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिवीजन हो गया, नए स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल गया कि ये पेगासस बेसिकली है क्या। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। और USA की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके एक लॉयर जेम्स M. बैक ने ये कहा था कि USA की सुप्रीम कोर्ट एक लाइट हाउस की तरह है, और इस लाइट हाउस की जो किरणें हैं इसका नाम है जस्टिस और लिबर्टी, और ये 2 किरणों की वजह से अमेरिका जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्री देश बना है। इसी बात को भारत के एक जज, सुप्रीम कोर्ट के जज M. जगन्नाथ राव साहब ने भी ये जेम्स M. बैक की जो बात है उसके बारे में यह कहा कि जो बात अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट पर लागू होती है, जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ी हुई बातें जो हैं वो भारत की सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ी हुई भी है। यानी कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जो एक मेन रोल है वैसा ही रोल भारत की सुप्रीम कोर्ट का हमारे देश में है, नो डाउट अबाउट इट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं जिसने हमारे देश को और ज़्यादा अच्छा और मजबूत बनाया। जैसे कि प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार बना दिया, गे सेक्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, फिर थर्ड जेंडर जो हैं, ट्रांसजेंडर जो हैं, उनको थर्ड जेंडर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया, ट्रिपल तलाक को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो ये कुछ अच्छे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डिसीजंस हैं जो लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग हैं, और इनको आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर कुछ काले मार्क्स, ब्लैक मार्क्स जो हैं वो ये डिले की वजह से लग चुके हैं। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी हैं, और इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैकर डिज़ाइन किया है जो बताता है कि जितने भी केसेस पेंडिंग है, 5 जज वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 7 जज वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 9 जज वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पास कितने कितने केसेस पेंडिंग हैं। तो पे अटेंशन हियर, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रैकर देयर आर 25 मेन केसेस पेंडिंग बिफोर द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 केसेस ईच पेंडिंग बिफोर 7 जज एंड 9 जज बेंचेस। तो ये बेंच के पास 25 केस, इनके पास 5, इनके पास 5 ऐसे केसेस पेंडिंग हैं। अब ये केसेस जो हैं ये कुछ अम्ब्रेला केसेस हैं या फिर बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं।
इन केसेस के साथ जुड़े हुए कुछ लगभग कनेक्टेड 500 केसेस हैं। तो जब तक इन केसेस के ऊपर फैसला नहीं होगा, इन केसेस के ऊपर फैसला नहीं हो सकता। अब बड़े बड़े केसेस की बात करें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुई थी। आपको याद होगा कि जो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से जो हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख हैं, अगर वो भारत में आना चाहते हैं तो उनको सिटीज़नशिप दी जाएगी। तो मुस्लिम्स जो हैं वहाँ के, उनको सिटीज़नशिप नहीं दी जाएगी। सरकार ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दिया था, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ जो केस है वो पेंडिंग है। तो इसका जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये जो अमेंडमेंट किया है ये बराबर है या नहीं है। फिर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसको रिमूव किया गया, और फिर जम्मू एंड कश्मीर जो एक राज्य था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। तो इसके साथ जुड़ा हुआ केस भी एक लंबे समय से पेंडिंग है। फिर पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब्स में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS का रिजर्वेशन, इसके साथ जुड़ा हुआ केस पेंडिंग है। फिर डीमोनेटाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ जो केस है वो पेंडिंग है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम जो है इसका केस भी पेंडिंग है। तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और इनकी वजह से कितने सारे दूसरे केसेस जनरेट हुए हैं। तो जब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगे तब तक वो सारे केसेस जो हैं वो सॉल्व नहीं होंगे। ग्रैनविल ऑस्टिन, ए डिस्टिंग्विश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर, said the Supreme Court is custodian of the equality under the law that lies at the heart of the country's constitutional democracy. Unless the court strives in every possible way to assure that the constitution, the law applies fairly to all citizens, the court cannot be said to have the courts cannot be said to have fulfilled its custodial responsibility. जब तक हमारे देश का जो कानून है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर एक नागरिक पर इक्वली जब तक अप्लाई नहीं होता है तब तक कोर्ट्स जो हैं वो ये दावा नहीं कर सकती कि उन्होंने जो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेक श्योर करना कि अंधेरा जो है वो हमेशा के लिए गायब हो जाए, उजाला हमेशा रहे, और सभी नागरिक जो हैं वो इक्वल राइट्स एंजॉय कर सके, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर एक साधारण व्यक्ति। राइट, हर कोई इक्वल राइट्स एंजॉय करे, हर किसी के पास सेम पावर हो। जो बुक्स में बताया जाता है कि वी ऑल आर पावरफुल, हमारे पास पावर है टू वोट एंड एवरीथिंग, बट इन रियलिटी वी नो के एक साधारण व्यक्ति के पास ना के बराबर पावर है। कुछ ऐसे लॉज और सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आज भी हम ऐसा नहीं कह सकते हमारे देश में कि हर एक नागरिक जो हैं वो उतना शक्तिशाली हैं। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक कोर्ट्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंप्लीटली फुलफिल नहीं किया। द कोर्ट शुड परफॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ बीइंग फॉर्मिडेबल काउंटर फोर्स टू ब्रूट मेजोरिटेरियनिज्म। रेगुलर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने विस्तार से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। मैंने आपको USSR की एक हिस्ट्री के बारे में भी बताया था और हमने 15 देशों को लोकेट भी किया था। तो हम आज उन सारी चीज़ों को फिर से यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। नए स्टूडेंट्स अगर आप हैं, आज अगर आपका पहला दिन है और आप ये जो USSR वाली चीज़ों को जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उस वीडियो के लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। उसको आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस टॉपिक को देखिएगा, वरना आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में नहीं आएगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, जनवरी 2022 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हैं वो रशिया और USA के बीच में हुई। एक मीटिंग जो है वो जेनीवा में हुई। यूनाइटेड स्टेट्स डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि USA के जो डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके और रशिया के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर के बीच में एक मीटिंग हुई। उसके बाद ब्रसल्स में एक मीटिंग हुई, ये नेटो और रशिया काउंसिल की मीटिंग थी, और उसके एक दिन के बाद सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE की मीटिंग हुई। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर लगभग 1 लाख जितने रशिया के सोल्जर्स जो हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। क्रीमिया वाला पोर्शन जो है वो 2014 में रशिया के पास आ गया था। क्या आपको पता है कि 2008 में
बुखारेस्ट में एक नाटो की समिट हुई और उस टाइम पर नाटो ने यह कहा कि अगर जॉर्जिया और यूक्रेन दोनों नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दरवाजे आपके लिए खुले हैं। इस बात के बारे में रशिया जो है वो भड़क गया। रशिया जो है उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और फिर रशिया राह देख रहा था कि अगर कुछ जॉर्जिया में गलत हो जाए, कुछ ऐसा चांस मिले तो फिर हम दिखा देंगे कि हम कितने ताकतवर हैं। और हुआ भी। कुछ महीनों के बाद 2008 में जॉर्जिया के प्रेसिडेंट जो थे मिखाइल साक्सविली, तो उन्होंने कुछ वहाँ पर एक्शन ली थी, पॉलिटिकल एक्शन, और इसकी वजह से साउथ ओसेटिया नाम की जो जगह है तो वहाँ पर काफ़ी प्रोवोकेशन हुआ था और रशिया को एक मौका मिल गया। तो रशिया ने ये जो जॉर्जिया देश है इसका ये वाला पोर्शन जो है साउथ ओसेटिया और अबखाजिया, तो ये दोनों रीजन जो हैं वो फिर 2008 में रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 2014 में क्रीमिया वाला पोर्शन जो था यूक्रेन का वो अपने कंट्रोल में ले लिया था। वहाँ पर एक इलेक्शन टाइप रेफरेंडम करवाया गया और 94% वोट जो हैं वो रशिया के पक्ष में रहे। इतना ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी अलग अलग बॉर्डर्स, ये यूएसएसआर का मैप रेगुलर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये है नंबर 5 बेलारूस, ये नंबर 6 हैं यूक्रेन, नंबर 8 पर हैं जॉर्जिया जो अभी मैंने आपको दिखाया था कुछ साल पहले, तो नहीं, लास्ट ईयर की ही बात है जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ था। ये नंबर 9 और नंबर 10 के बीच में। नंबर 10 जो है उसको टर्की सपोर्ट करता है और नंबर 9 जो है उसको रशिया सपोर्ट करता है। तो अब देखें कि अलग अलग रशिया जो जिन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो वहाँ पर इश्यूज काफ़ी चल रहे हैं। बेलारूस में इश्यूज चल रहे थे और यूक्रेन में अभी इश्यूज हैं। फिर यहाँ पर युद्ध जैसी सिचुएशन हुई। कजाकिस्तान की बात करें तो कुछ टाइम पहले ही ये CSTO, इस टॉपिक को भी हमने डिस्कस किया था, याद होगा कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कुछ 4000 जितने रशियन सोल्जर्स को भेजा और फिर कजाकिस्तान में लोअर ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल में लाया गया। अब टर्की के बारे में मैंने आपको बताया कि टर्की जो है वो अजरबैजान को सपोर्ट करता है। तो जब अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध चल रहा था और युद्ध के बाद भी रशिया वर्सेस टर्की जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। अब इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स बात यह है कि एक तरफ टर्की जो है वो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, तो दूसरी तरफ वो अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन को भी ये ड्रोन्स और दूसरे मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो टर्की बेच रहा है। तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। और अब दोनों प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो फिर से इतिहास को लिखना चाहते हैं। मिस्टर पुतिन का ये मानना है कि 1991 में जो यूएसएसआर गिर गया, यूएसएसआर जो है वो बिखर गया, तो वो उनके देश की हिस्ट्री के लिए बहुत ही बुरी बात हुई। और नेटो फोर्सेस जो हैं वो उनका ईस्टवर्ड एक्सपांशन, जैसे कि नेटो जो है वो यूरोप और यूरोप के बाद फिर धीरे धीरे ये यूक्रेन की बॉर्डर तक पहुंचने की जो कोशिश कर रहा है, तो ये रशिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। और इसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट्स भी हुई जिनीवा, ब्रुसेल्स और वियना की मीटिंग्स में, और स्टेलमेंट हुआ। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तू मैं और ये सारी सिचुएशन चली। नेटो की बात करें तो नेटो भी अब उतना ताकतवर नहीं रहा है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने नेटो को एक ब्रेन डेड बताया और बताया जाता है ये जो ऑकस वाली डील थी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए की डील, जिसमें यूके और यूएसए जो हैं वो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को देंगे, तो इसको लेकर फिर फ्रांस बहुत ही नाराज़ हो गया था क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की एक डील चल रही थी वो कैंसिल हो गई और उसकी जगह पर बीच में ये डील आ गई। तो फ्रांस को ये लगा कि ये दोनों देश जो हैं यूएसए और यूके वो वैसे तो मित्र देश हैं लेकिन साथ रहकर पीठ पर खंजर डाल दिया, ऐसी चीज़ें। और तो उनको फील हुआ कि यार उनके साथ जो है वो चीटिंग हुई, बैक स्टैबिंग हुआ उनका। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हैं वो फिर से नेटो को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, लेकिन नेटो फोर्सेस कैसे उनको अफ़गानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा, तो ये भी एक साइन है कि नेटो जो है उसको आज वीक माना जाता है, या फिर नेटो जो है वो वीक हो चुका है, ऐसा कह सकते हैं। चाइना से बहुत ही ऑब्सेस्ड है यूएसए और चाइना में बिजी था, इसलिए रशिया जो है वो दूसरे एरिया में, ख़ास करके अपने पड़ोसी एरिया में रशिया जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बिहेव कर रहा है
और जैसे ही अब यूएसए जो है वो रशिया के ऊपर फोकस करेगा तो दूसरी तरफ चाइना दूसरे एरियाज़ में और ज़्यादा स्ट्रांगली पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आज रशिया और चाइना जो है वो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं। वैसे चाइना जो है वो ज़्यादा पैसे वाला है, लेकिन चाइना को रशिया भी चाहिए, क्योंकि रशिया एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। और दोनों का अगर कोई परमानेंट और कॉमन एनिमी है तो दैट इज़ यूएसए। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो यूएसए के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएसए और दूसरे देश भी मिलकर कोशिश, तो टग ऑफ वॉर जो है वो चल रहा है। सिविल सर्विस के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, एफपीजे का ये आर्टिकल है। नाउ डियर फ्रेंड्स, सेंट्रल बायस यानी कि एक तरफ झुकाव सेंट्रल गवर्नमेंट का अपने पक्ष में सारी चीज़ों को रखना, और राज्यों के साथ जो उनका व्यवहार है उसमें एक कमी नज़र आती है। इसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसके पॉइंट्स हैं। अब 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, और जब वो बनने वाले थे उस टाइम पर भी कैंपेन के दौरान, और बन गए उसके बाद भी उन्होंने ये वादा किया था कि वो मेक श्योर करेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को वो बूस्ट करेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि हमारे देश का जो ढांचा है ये संघीय ढांचा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट्स हैं, तो दोनों जो है वो मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे, कोऑपरेशन होगा। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा ताकतवर आप कमज़ोर, ऐसा नहीं। दोनों इक्वल लेवल पर दोनों मिलजुल कर काम करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम जब ये दोनों कह रहे हैं तो दोनों एक ही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री। अगर हमारे देश के 25 राज्य ऐसे हैं जो काफ़ी डेवलप्ड हैं और बाकी के राज्य और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो काफ़ी अनडेवलप्ड हैं, तो क्या हम हमारे देश को डेवलप्ड देश कह पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो इस चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना पड़ता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश के जो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी ऐसा लगता है कि 20th सेंचुरी, जो अर्ली 20th सेंचुरी और लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में रह रहे हैं। ऐसे सिचुएशन आज भी हैं, इसलिए हमारे देश की। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर नरेंद्र मोदी साहब ने उस टाइम पर जब वादा किया तो लोगों के अंदर एक एक नई आशा पैदा हुई, क्योंकि 2001 से 2014 तक नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो लोगों को ये लगा कि क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी के पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे और सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 10 सालों के लिए मनमोहन सिंह साहब की या फिर यूपीए की सरकार थी, तो मोदी साहब ने कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में ये बताया है कि एक प्रकार का बायस जो होता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी क्योंकि हमारी पार्टी है तो हमारे ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि गुजरात के लोग जो हैं वो भी भारत के ही लोग हैं, तो ऐसा ना हो, पक्षपात ना किया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो लग रहा था कि ऐसा उनके समय में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ पॉइंट्स की बात करें तो हाँ, डेफिनेटली उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसे कि जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इतने पैसे जो हैं वो आपको ट्रांसफर करने चाहिए, जो टोटल टैक्स में से पैसे आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है और फिर उसका एक परसेंट जो है वो सभी राज्यों में बांटा जाता है। तो पहले ये कुछ 32% था। मोदी साहब के टेन्योर में 14th फाइनेंस कमीशन है उसका रिकमेंडेशन आया कि इसको इंक्रीज किया जाए, राइट। 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 32 में से इसको 42 कर दीजिए। तो इस चीज़ को पीएम मोदी साहब की जो सरकार है उन्होंने अप्रूवल दे दिया, इसका इम्प्लीमेंटेशन किया, तो ये एक अच्छी बात है, नो डाउट। इसकी एक और बात बताऊं, 15th फाइनेंस कमीशन ने 41% जो हैं वो सभी राज्यों के लिए और 1% जो हैं, टोटल वैसे भी 42 ही हैं आज भी, लेकिन ये 1% जो है वो स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए रखा है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021-2022 से, आप समझ लीजिए कि 2025-26 इतने, ये सारे जो 5 फाइनेंशियल ईयर्स हैं इसकी बात हो रही है, ठीक है।
तो ये चीज़ अच्छी की प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सरकार ने। दूसरे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत एक कॉम्पिटिटिवनेस, और दिस इज़ लाइक कट थ्रोट कॉम्पिटिटिवनेस चल रही है कि बीजेपी के राज्यों को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट, दूसरे राज्यों को उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी कई बार न्यूज़पेपर्स में हमें पढ़ने को मिलती हैं। अब कुछ ऐसे लॉज के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो एक है सेसेस और सरचार्जेस इन सेंट्रल टैक्सेस। अब सेसेस और सरचार्जेस में ऐसा है दोस्तों कि इसमें जो भी पैसा मिलता है ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। ये पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करती है। और अगर टोटल रेवेन्यू जो है देश का उसमें कमी है, जो टैक्स कलेक्शन है वो अगर कम हुआ है, लेट्स से इकोनॉमिक ग्रोथ इतना अच्छा नहीं हुआ और दूसरे रीजंस की वजह से, लेकिन सेसेस और सरचार्जेस के जो पैसे हैं, मीन्स वो जो लेट्स से मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूँ आपको। मान लीजिए कि 100 रुपये मिले टोटल, राइट। हर साल कुछ 150 मिलते थे, लेकिन इस साल रेवेन्यू सिर्फ 100 रुपये मिला। लेकिन सेसेस और सरचार्जेस जो हैं वो सरकार ने इस टाइम पर भी 25 रखे थे और इस टाइम पर भी टोटल 25 रुपीज़ मिले हैं। तो क्योंकि अब पैसे कम मिले हैं, पहले ये 150 जो हैं उसका 42% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, अब 100 का 42% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो कम पैसे होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेस के 25 रुपये भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, नहीं, ये तो अपने पास ही रखेगी। और कभी अगर शॉर्टेज है तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, 26, 27 ऐसा। आई होप आप समझ गए होंगे, एक रफ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो इस चीज़ को लेकर कई बार तनाव होते हैं, राज्य सरकार की ये कंप्लेन होती है कि आप तो सेसेस और सरचार्जेस से आप तो पैसे कलेक्ट कर लेंगे, आप तो एक्स्ट्रा, अगर आपको थोड़ी बहुत गैप है तो आप वो गैप जो है वो फुलफिल कर लेंगे, हम क्या करें। फिर लेबर कोड जो है सरकार नया लेबर कोड लेकर आई, तो इसको लेकर भी बहुत सारे राज्यों ने इश्यू क्रिएट किया था कि लेट्स से ओवर टाइम के बारे में, ओवर पे के बारे में, हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ जुड़े हुए जो रूल्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। फार्म लॉज के बारे में आई एम श्योर यू नो इट वेरी वेल कि किसानों ने आंदोलन किया और लगभग 1 साल के बाद फाइनली सरकार को ये लॉज जो है उनको डिलीट करना पड़ा, उनको हटाना पड़ा। कुछ दिनों पहले भी हमने सेंट्रल डेप्यूटेशन के बारे में बात की थी। आज भी ये आर्टिकल जो है ये सिविल सर्विस के साथ ही जुड़ा हुआ है। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आरपीएससी, केरला पीएससी, एचपीपीएससी, जो भी अलग अलग राज्यों की एग्ज़ाम होती हैं, तो आप सभी के लिए ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब भारत सरकार का जो प्रपोजल है उसमें पहला प्रपोजल ये था कि सभी राज्यों को मैंडेटरी कुछ संख्या, कुछ ऐसे नंबर्स जो हैं, सेंट्रल जो आईएएस ऑफिसर हैं या फिर ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स, जिसमें आईएएस, आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ध्यान रखिए फॉरेस्ट, राइट, फॉरेन सर्विस नहीं है, दिस इज फॉरेस्ट सर्विस। तो ये आज हमारे देश में ये 3 सर्विसेज जो हैं इनको हम एआईएस यानी कि ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं। तो कुछ आंकड़े, कुछ नंबर्स जो हैं वो आपको साइड में ही रखने हैं। जब चाहे तब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनको सेंट्रल डेप्यूटेशन में ले लेगी। 40% जितनी वैसे भी जो टोटल स्ट्रेंथ होती है उसका 42% वैसे भी राज्य सरकारें जो हैं वो सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए ऑफिसर्स को साइड में रखती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि बहुत सारी हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में वैकेंसीज हो गई है। और इसके पीछे एक दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं वो सेंट्रल डेप्यूटेशन में जाना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ इन जनरल वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। द सेकंड सोर पॉइंट इज अनदर अमेंडमेंट दैट एम्पावर्स द सेंटर टू डिमांड द डेप्यूटेशन ऑफ सर्टेन ऑफिसर्स इन स्पेसिफिक सिचुएशन। जो नया बदलाव सरकार ने किया है तो इसमें यह है, जब मैं कहता हूँ सरकार, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें यह है कि सरकार को अगर कुछ लोगों की ज़रूरत है कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में, तो राज्यों को कहेगी कि आप फटाफट इस चीज़ को तैयार कर दीजिए। और अगर एक निर्धारित समय के अंदर राज्य सरकारों ने कोई डिसीजन नहीं लिया तो ये माना जाएगा कि राज्य सरकार की ऑटोमेटिकली हाँ ही है। तो ये नियम आने की वजह से सिचुएशन ये हुई कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक ताकत है ऑफिसर्स को राज्य से ले लेने की, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और फिर
होगा ये कि टॉप लेवल के अगर ऑफिसर्स हैं, किसी चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, तो उनको आप इलेक्शन के टाइम पर या फिर कोई इम्पोर्टेंट समय पर, जब राज्य के लिए कोई इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें वहाँ पर चल रही, कोई इंपॉर्टेंट बिल आने वाला है या फिर राज्य का बजट आने वाला है, जो भी है, ऐसे समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, आई एम जस्ट सेइंग, ऐसा हो सकता है। इसलिए ये चिंता का विषय है कि ऊपर बीजेपी की सरकार है सेंट्रल लेवल पर, और लेट्स से कि किसी जगह पर कांग्रेस की सरकार है। अब इनकी राइवलरी तो आप जानते ही हैं, ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अगर ये बिल पास कर देगा इस राज्य में, तो एक ऐसी बड़ी बात हो जाएगी कि फिर वो चीफ मिनिस्टर जो है वो आने वाले और 10 सालों के लिए उस राज्य के ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। और ये लगता है कि अगर ये तो बहुत ही पॉलिटिकली नेगेटिव मूव है, मीन्स बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, बीजेपी के लिए नेगेटिव। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ ऑफिसर्स को फिर यहाँ पर ले ले और वो फिर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक इम्पैक्ट आ जाए। तो ये एक चिंता का विषय है। ओवरऑल ये प्रॉब्लम इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि ऑफिसर्स की काफ़ी शॉर्टेज हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? हायर रिक्रूटमेंट, ज़्यादा यूपीएससी की जो एग्ज़ाम्स हैं, तो एग्ज़ाम जो हैं उसमें ज़्यादा लोगों को रिक्रूट किया जाए। दिस इज़ वन थिंग दैट वी कैन डू। दूसरी चीज़ के जो लेटरल एंट्री है उसमें भी एक इंक्रीज़ किया जाए, और जो आज के समय में राज्य सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो एक विश्वास की कमी है, उसको डायलॉग, डिस्कशन और एक्शन से फिर से रिस्टोर किया जाए। ये चीज़ करनी होगी दोनों को। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें स्टैंड लेना होगा, फर्स्ट स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और राज्य सरकार को ऑन बोर्ड लेकर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो संघीय ढांचा है, उसको और कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रकार का नया नियम वो लेकर आए हैं, जिससे राज्यों का विश्वास जो है या फिर राज्य जो है वो अलर्ट मोड में आ चुके हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बजट में अनाउंस की गई, और ये टॉपिक जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है। बजट में ये कहा गया है बाय द गवर्नमेंट, बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, कि हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 2022-23 में डिजिटल रुपी को लॉन्च करने वाली है। डिजिटल रुपी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसका कुछ भी नाम हो सकता है, लेट्स से ई रुपी, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंडियन रुपी को लॉन्च किया जाएगा बाय 2022-23 किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जैसे बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन जो है वो किसी बैंक के द्वारा रिलीज या फिर इश्यू नहीं किया गया, लेकिन ये एक प्रकार का भारत का कॉइन होगा, रुपी कॉइन होगा डिजिटल में, एंड इट विल बी इंडियन क्रिप्टो करेंसी, हमारे देश की ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी यू कैन से। अब 2017 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह कहा था कि आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च कीजिए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी क्या है? ये एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, और दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 2014 से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको लेकर कोई फिक्स फाइनल डिसीजन जो है वो अभी तक नहीं लिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है? हम हमारे अकाउंट में से पैसे जो हैं वो यूपीआई और जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन एनईएफटी हैं, देन व्हाट इज़ द आईएमपीएस से आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वाई डिजिटल करेंसी? ये एक नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ी अलग है, थोड़ी फास्ट है कंपेयर टू व्हाट वी आर यूजिंग नाउ, लेकिन इस सीबीडीसी के बहुत सारे रिस्क्स भी हैं। देखिए, दुनिया में कुछ 50 जितने ऐसे देश हैं जिसमें 24/7 नियर रियल टाइम डिजिटल पैसे या फिर डिजिटल करेंसी जो है, जो आप पैसे यूज़ कर रहे हैं, डॉलर, पाउंड्स एक्सेट्रा, वो आप 24/7 कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसमें से हमारा देश भारत भी है। तो दैट्स ए गुड थिंग। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 को जो रिटेल पेमेंट्स होते हैं उसका एक सर्वे किया और पता चला कि रिटेल पेमेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहे हैं। कोविड के बाद, जब से कोविड की स्टार्टिंग, अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जब से कोविड की स्टार्टिंग हुई है तब से हमें देखने को मिला है कि मैं खुद अपना एग्जांपल दूँ, राइट, तो मेरे पास कार्ड था, आज भी है, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेबिट कार्ड। लेकिन मैं फ्यूल भरवाने के लिए जब भी जाता था तो आई यूज़ टू ये कार्ड्स यूज़ करता था। छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए मैं वो कार्ड, या फिर कार्ड अवेलेबल भी नहीं था हर जगह पर, वो एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। और ये जो यूपीआई से आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, तो ये उतना ज़्यादा था नहीं कोविड से पहले, कुछ ही दुकानों में ये अवेलेबल था। लेकिन आज आप जाइए, ऐसी ऐसी जगहों पर ये आ गया है, मीन्स यू वॉन्ट बिलीव, छोटी छोटी जो रेडी होती हैं तो वहाँ पर भी आपको ये क्यूआर कोड जो है वो देखने को मिलता है। तो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल जो है वो अब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो एक ज़बरदस्त इंक्रीज तो कोविड की वजह से देखने को मिला ही है। बड़े बड़े पेमेंट्स तो लोग जो हैं वो कार्ड से ही कर रहे हैं। छोटे छोटे पेमेंट्स अगर 500 रुपीज़ से कम है तो अपने जेब में जो भी छुट्टे पैसे हैं, 100 रुपये 200 रुपये, तो उसको दे देंगे और बदले में कैश ले लेंगे। कैश देते हैं, कैश लेते हैं। लेकिन बड़े पेमेंट्स में तो हमने देखा कपड़े खरीदने के लिए कोई या 2-3 हज़ार 5,000 रुपये हुए तो कार्ड से ही पैसे देते हैं, क्योंकि वरना होगा ये कि आप एटीएम में जाएंगे, एटीएम में से पैसे उठाएंगे, फिर वहाँ जाकर पैसे देंगे। तो उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली कार्ड से ही वो ट्रांजैक्शन कर लें। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें इतना डिफ़िकल्ट क्या है? ये सीबीडीसी को लॉन्च किया जाना चाहिए, राइट? डिजिटल ऑप्शंस और प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता है। बट जस्ट इमेजिन, नाउ पे अटेंशन, इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स जो है वो ये हैं कि अगर ये एक डिजिटल जो लेजर हम कहते हैं, ऑनलाइन लेजर या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और अगर इसको लॉन्च किया जाता है तो आपके पास अभी लेट्स से 10 लाख रुपए जो हैं, तो ये 10 लाख रुपए आपने बैंक में रखे हैं। अब अगर डिजिटल रुपी आ जाए तो ये फिर आप बैंक में क्यों रखेंगे? ये पैसे तो आप ऑनलाइन ही रखेंगे। चलिए पूरे नहीं तो लेट्स से 5 लाख, तो इसे हर एक कस्टमर अगर ऐसा करे तो बैंक के पास जो डिपॉजिट आएगी उसका क्या होगा? फिर बैंक आपको जो बिजनेसेस को लोन चाहिए वो कैसे दे पाएगी? मीन्स वो सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कभी इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, बट दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये एक बड़ा पॉइंट है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए और डिसीजन मेकर्स को सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, मॉनिटरी पॉलिसी। अगेन आई एम बीइंग वेरी क्विक हियर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो जो डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस आता है इसी चैनल पर वो भी आप देखते हैं, तो आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पैसों का फ्लो जो है वो टाइट करने के लिए या फिर लूज़ करने के लिए आरबीआई जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती हैं। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी लूज़ है या फिर लूज़ करना चाहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और लेट्स से 25% 30% जितने जो भी पैसे हैं वो ये सीबीडीसी हैं, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर मॉनेटरी पॉलिसी को मीन्स थोड़ा लूज करे तो भी इसकी इम्पैक्ट उतनी ज़्यादा मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी, या फिर टाइट करे तो भी उतनी ज़्यादा मार्केट में इसकी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगी। ये एक प्रश्न है। अगेन इसका भी कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन अभी ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 आप कह सकते हैं। द intermediation of banks by the central bank is an area that is being closely scrutinized by the world's leading central banks. स्वीडन की जो रिक्स बैंक हैं उन्होंने ई कोरोना प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च किया था और आज भी ये जो बैंक है रिक्स बैंक ये स्टडी कर रही है कि उस ई कोरोना या फिर एक प्रकार की जो सीबीडीसी है इसकी इम्पैक्ट स्वीडन की इकोनॉमी के ऊपर क्या है। तो हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि ये जो डेडलाइन भारत सरकार ने बजट में अनाउंस कर दी है, तो हमें सोच समझ कर बहुत ही आगे बढ़ना होगा। ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों के आंसर्स के बिना हम इसको अगर लॉन्च कर देंगे तो फिर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, इंपीरियल एक्सेस, यह द हिंदू का एक आर्टिकल है। गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर।
हमारे कुछ राज्यों में ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जब यूपीए की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में थी उस टाइम पर बीजेपी के जो राज्य थे, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स और उनकी पार्टी जहाँ पर सत्ता में थी, तो वहाँ पर यूपीए के गवर्नर्स जो हैं वो इस प्रकार का बिहेवियर करते थे। अब बीजेपी जो है वो सेंटर में है, तो अब उनके द्वारा अपॉइंट किए गए गवर्नर्स जो हैं वो इस प्रकार का बिहेवियर कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज कि ये चीज़ अच्छी है गलत है, अगर इसको हम देखें फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू तो वो तो इसका इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे लोकतंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। ये चीज़ अच्छी बिल्कुल नहीं है कि गवर्नर जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ मिसबिहेवियर करें। यहाँ पर आप देखिए वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो हैं वो काफ़ी गुस्सा हो गए हैं गवर्नर जगदीप धनखार के ऊपर। जो धनखार साहब हैं तो उन्होंने ट्वीट किया और फिर ये जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ब्लॉक कर दिया, और फिर ये धनखार साहब जो हैं उन्होंने फिर ट्वीट के स्क्रीन, उनको जो मैसेजेस किए हैं ट्विटर के माध्यम से, तो उनके स्क्रीनशॉट जो हैं वो फिर ट्वीट किए। ऐसी ही चीज़ें हमें तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। और चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये कहा, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि ये गवर्नर जो हैं उनका बिहेवियर सरकार के प्रति और चीफ मिनिस्टर के प्रति ऐसा है कि वो हम उनके जो कहते हैं ना बॉन्डेड लेबर, उनके गुलाम हो, इस प्रकार से हमारे साथ बिहेव करते हैं। ऐसा हुआ कि वेस्ट बंगाल में जो चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल हैं उनको हर रोज़ रेगुलर बेसिस पर बुलाया जाता था बाय द गवर्नर, और जब वो नहीं पहुंच पाते थे फॉर वट एवर रीज़न तो फिर धनखार साहब जो हैं वो इल्ज़ाम जो है वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर लगाते थे। इसी के साथ जो असेंबली स्पीकर हैं उनके साथ भी एक बहस हो गई थी उनकी। फिर हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल 2021 जो है इसको भी विथ हेल्ड करके रखा है, इसको ना तो आगे बढ़ा रहे हैं ना तो पीछे, राइट, उसके ऊपर एक प्रकार से बैठ गए हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, तो उन्होंने वहाँ पर जो महाराष्ट्र की जो असेंबली है वहाँ पर स्पीकर नहीं है सिंस फरवरी 2021, और इस स्पीकर की पोस्ट वेकेंट होने के बावजूद जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करने नहीं देते। उनका कहना यह है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो अपने ही रूल्स खुद नहीं बना सकती, और इस चीज़ को लेकर वहाँ पर इश्यू चल रहा है। और फिर वहाँ पर यह भी हुआ कि जो 12 मेंबर लेजिस्लेटिव, इस टॉपिक को हमने काफ़ी डिस्कस किया था, ये रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल अंटिल द मैटर रीच्ड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में फिर जाना पड़ा। अब गवर्नर जो होते हैं जैसे प्रेसिडेंट हैं, तो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह जो हैं, एडवाइस जो है, उनको मानना ही पड़ता है। वैसे ही जो एक गवर्नर हैं उनको काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी जो सलाह है, एडवाइस है, उनको मानना ही पड़ता है। लेकिन उन्होंने ये 12 लोग जो हैं उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करने थे तो वो नहीं किए, फिर फाइनली हाई कोर्ट में मैटर गई। तो ये चीज़ें हेल्थी नहीं है। सेम थिंग गोज विद तमिलनाडु। गवर्नर RN रवि साहब जो हैं उन्होंने ये नीट के साथ जुड़ा हुआ जो मैटर है उसके ऊपर वो बैठ चुके हैं। जनरली ऐसा होता है कि गवर्नर अगर या तो प्रेसिडेंट को वो बिल दे दे या फिर वो बिल जो है वो असेंबली को वापस दे दे। अब कोई डिसीजन ही नहीं लेते तो क्या होता है, ये एक ट्रिक है कि या तो आप आगे भी नहीं भेजेंगे और वापस भी नहीं भेजेंगे, तो आप क्या है उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो इसकी वजह से वो पूरा मैटर, पूरा इश्यू, अब देखिए नीट के साथ जुड़े हुए जो इश्यूज़ और कितने सारे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ ये इश्यू हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल टसल। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, एम लक्ष्मीकांत किताब को पढ़ेंगे, देन यू विल फाइंड के गवर्नर के लिए जो है ना, चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होते हैं, लेकिन गवर्नर जो है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो बेसिकली यू कैन से रूलिंग पार्टी जो होती है सेंटर में वही अपने व्यक्ति को, और ऐसा ही होता है कि पॉलिटिक्स में क्या है कि किसी व्यक्ति को आप चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर नहीं बना पाए, लेकिन उसने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, तो ऐसे लोगों को फिर गवर्नर बनाया जाता है। तो फिर ये गवर्नर जो हैं उनकी वफादारी किसके प्रति होगी? ऑफ कोर्स पार्टी के प्रति ही होगी, जो देश के लिए या फिर उस राज्य के लिए सही नहीं रहता है। तो इसमें कुछ बदलाव लाने की डेफिनेटली हमें ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों से हमने
एक टॉपिक पर डिस्कशन की है। सेंट्रल डेप्यूटेशन वाला जो टॉपिक था, सेंटर वर्सेस स्टेट जैसे सिचुएशन हमें देखने को मिल रही, तो उसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज पायोनियर में पढ़ने को मिलता है। और इसका एक सजेशन जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है कि पहली जो चीज़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेंट्रल लेवल पर आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स की अगर शॉर्टेज है, मैं बात करूं ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स की अगर सेंट्रल लेवल पर शॉर्टेज है, तो फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती है, वो ये है कि जितने भी नॉन ब्यूरोक्रेटिक असाइनमेंट्स हैं, जैसे कि सरकारी कोई कंपनी है तो उसमें टॉप मैनेजमेंट पर आपने आईएएस ऑफिसर्स को बिठा दिया है, या फिर ऐसी जो भी अलग अलग बिजनेसेस हैं, ऐसी जो भी कोई कॉमर्शियल कंपनीज हैं, सरकारी कंपनीज, तो वहाँ से इन लोगों को रिलीव कर दीजिए और उनको उनका जो मेन काम है, जिसके लिए आईएएस ऑफिसर्स को या फिर एक ब्यूरोक्रेट को ट्रेन किया जाता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेन किया जाता है। जब सरदार पटेल साहब ने इंडियन सिविल सर्विस और इंपीरियल पुलिस को कन्वर्ट करके आईएएस और आईपीएस बनाया, तो उस टाइम पर उनके दिमाग में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिसिंग, ये दो चीज़ें ही दिमाग में थी। उन्होंने इन सर्विसेज को इसलिए पैदा नहीं करवाया था कि ये फिर हम जो बिजनेसेस हैं उनको संभालने के लिए ऐसे ऑफिसर्स जो हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो आप बड़ी बड़ी जो सरकारी कंपनीज हैं उनको संभाल रहे हैं, उनका मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये बने ही नहीं हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन में आज भी एक कॉलोनियल झलक आपको देखने को मिलता है। एक ब्रिटिश राज था, उसमें कैसे लोगों को गुलाम के तौर पर देखा जाता था, वही चीज़ आज भी, अनफॉर्चुनेटली दिस इज ए फैक्ट, ये चीज़ आज भी आपको देखने को मिलती है कि मैं राजा और तुम गुलाम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारे जो लोग हैं ये राजा हैं और लोगों के लिए काम करने वाले जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं और जो भी सरकारी, हम नौकर कहते हैं ना, सरकारी राजा नहीं कहते, सिविल सर्वेंट कहते हैं, सिविल किंग नहीं कहते हैं, सिविल क्वीन नहीं कहते, लेकिन शब्द कोई भी यूज़ करो, सभी को पता है नौकर कौन है और राजा कौन है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग ही कुछ इस प्रकार की है कि लोगों को कंट्रोल करना, जो ब्रिटिश राज के टाइम पर था तो वैसा है। इन रियलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि एक एरिया जो है, मीन्स डेफिनेशन इन द सेंस कि उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि एक एरिया जो है जिसका एक अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट है, तो लेट्स से कलेक्टर, तो जो कलेक्टर हैं तो वो जो भी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो सरकारी एक ढांचा है, चाहे पुलिस आ जाए, चाहे रेवेन्यू आ जाए, जो जितनी भी ऑफिसेज हैं, जितनी भी सरकार जो हैं, वो लोगों के हित के लिए काम करे, लोगों के साथ जुड़ी हुई जो भी समस्या है लोगों की, उनको एज ईजी एज पॉसिबल बनाने की कोशिश करें। तो ये होना चाहिए, राइट। सभी को इक्वली ट्रीट करने की कोशिश जो है वो कोशिश के ऐसा ही होना चाहिए ना, आइडियल वर्ल्ड। मैनेजमेंट जो है, दिस इज मोर अबाउट बिजनेस। मैनेजमेंट जो है वो आप अपने, यहां पर आप जो एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने बात की, दिस इज लेट्स से ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज एम फॉर मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिटीजन्स के लिए है, नागरिकों के लिए है। मैनेजमेंट जो है ये आपके मोर लाइकली क्लाइंट्स के लिए। मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, राइट, कि अगर आपकी लेट्स से होटल है या फिर आपका बिजनेस है, तो आपका जो क्लाइंट आएगा तो आपको क्लाइंट को क्या चाहिए, उसकी नेसेसिटी के हिसाब से आप उसको सर्व करेंगे। दिस इज मैनेजमेंट। अब जो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेन किया गया है, उसकी ट्रेनिंग, उसने उसी एग्ज़ाम को क्लियर किया, आप उसको मैनेजमेंट की पोस्ट पर बिठा रहे हैं, और शायद इसी वजह से बहुत सारी हमारी सरकारी कंपनीज जो हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाती। हमारे देश में ट्रेडर्स ज़्यादा हैं लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो काफ़ी कम हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब ये है कि एक ऐसा पुरुष या फिर महिला जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, कैपिटल हैं, और उसी के साथ साथ बिजनेस इंटेग्रिटी भी है, बिजनेस करना भी उसको पता है।
तो ऐसे कम लोग हैं, ट्रेडर्स ज़्यादा हैं कि कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है और मैं उनका सामान लेकर फिर मार्केट में अलग अलग जगहों पर बेचूंगा। जस्ट अ रफ एग्जांपल ऑफ ए ट्रेडर। तो हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि हम और ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसा नहीं है कि ट्रेडर्स जितने कभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट किसी भी इकोनॉमी में नहीं होंगे, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ज़्यादा जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको नर्चर करें, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि वो इस बिज़नेस में आ सके। और ऐसे ऐसे करके सरकार जो है वो धीरे धीरे जो भी बिजनेसेस हैं सरकार के, उन बिजनेसेस से सरकार जो है वो निकल सकती है। अनफॉर्चुनेटली एकेडमिक्स में भी जो बीबीए शब्द हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इट शुड बी बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इट शुड बी मास्टर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। एमबीएम होना चाहिए, बीबीएम होना चाहिए। इट शुड, ये जो बीबीए और एमबीए है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड जो है वो इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर अच्छी तरीके से इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाए तो मैनेजमेंट इज़ द राइट वर्ड, और एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पर है। आज हमारे देश में ऐसा भी नो कि एक एग्ज़ाम देने के बाद आप एक बहुत ही ऊपर की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। यूपीएससी की एग्ज़ाम आपने दी या फिर स्टेट लेवल की एग्ज़ाम दी, तो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन, एक कंपनी में जैसे सीईओ का काम होता है वैसा ही काम आपका डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। तो उस हिसाब से व्यक्ति को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। उस व्यक्ति को आप बिजनेस में बिठाएंगे तो फिर इश्यूज ही क्रिएट होंगे। तो ऐसे कुछ बदलाव के माध्यम से भी हम जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी को कंप्लीटली नहीं लेकिन कुछ हद तक जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। नो एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी इन चार्ज ऑफ एनी कॉरपोरेशन। मोस्ट ऑफ देम आर वेडेड टू प्रोसीजर्स एंड नॉट टू प्रॉफिट। उनका जो पूरा एक ढांचा या फिर ट्रेनिंग जो है ये प्रोसीजर फॉलो करने की होती है, प्रॉफिट जनरेट करने की नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी रिवीजन सीरीज, एंड आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो फिर से रिफ्रेश हो गए हैं। और अब हम मिलेंगे कल यानी कि मंडे मॉर्निंग को। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।